नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ओपेक और एलाइज की मीटिंग तो कल हो चुकी है और आज से यहां पर यूरोपियन यूनियन का प्राइस कैप भी लग चुका है। कच्चे तेल में इसके क्या इंपैक्ट्स हैं और आगे से रशिया क्या कुछ कर सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ आज भी यहां पर कारोबार है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और सोने चांदी में हमने नई हाईज बनते हुए देखे हैं। साथ ही साथ मेटल्स में यहां पर तेजी भी बरकरार है। यहां पर भी अगर आज की बात की जाए तो कॉपर में 1%, तो निकल, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और सभी जगह यहां पर तेजी के साथ कारोबार है। क्या कुछ फैक्टर्स, फंडामेंटल्स वॉच करने चाहिए, ये साल खत्म होने से पहले क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, साथ ही एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जुड़ेंगे हमारे साथ। बात आज करेंगे चांदी की भी और उस पर बात करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी चिंतर हारिया भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन पहले बात कच्चे तेल की, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है। एक्चुअली जो इवेंट्स फिलहाल प्ले आउट कर रहे हैं, बाजार उसकी पिछले एक महीने से बात कर रहा है और काफी हद तक ये सब कुछ बाजारों में फैक्टर्ड इन है भी, और इसीलिए ये सब होने के बावजूद भी हमने देखा है कि परसेंटेज पॉइंट की तेजी के साथ फिलहाल कच्चे तेल में कारोबार है। ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स में हल्की सी गिरावट जरूर है, क्योंकि बाजार अभी भी मेजरली साइडलाइंस पे है, ये देखने के लिए कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। जहां तक प्राइस कैप की बात है, उसका ग्रेस पीरियड काफी लंबा है, लेकिन रशिया इसे कैसे रिएक्ट करता है, तो काफी सारी चीजें हैं फिलहाल यहां पर बाजार में वॉच करने के लिए। नरेंद्र जी, आपके पास पहले आना चाहेंगे। ओपेक एंड एलाइज की जो मीटिंग कल रही, वो बाजार में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी कि वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियरली आज का दिन यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से हमने एक सैंक्शन या कर्ब आता हुआ देखा है और जो G7 की तरफ से प्राइस कैप है, कैसे देखते हैं आप उन सब चीजों का इंपैक्ट अनटिल नाउ कच्चे तेल पर? देखिए, जो ओपेक का तो जैसा आपने जिक्र किया कि उन्होंने ठीक है प्रोडक्शन कट किया है लगभग 7.5 लाख का। अगर अक्टूबर का नवंबर का डेटा देखें तो 7.5 लाख बैरल पर डे उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है कुल मिलाकर के। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे आपने कहा, यूरोप का है, अब वहाँ पे सैंक्शंस का है। और लेकिन अब उसके लिए ये है कि वो देश जो कि एक्सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी करते रहेंगे रशिया से, उनकी लंबी लिस्ट है। ठीक है, भारत दिखता है, चीन दिखता है, लेकिन तमाम देश है, 50 से ज्यादा देश है जो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 80% देश जो है वो तेल और गैस को इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें 50 तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम यूरोप जो है उनको पता है कि अगर एकदम ये तेल और गैस गायब होता है तो कुल मिलाकर ग्लोबली जो है इसकी प्राइसेस बढ़ेंगे और उनकी अर्थव्यवस्था के लिए वो ठीक नहीं होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि चीन और भारत जो तो बड़े उपभोक्ता हैं, चीन दूसरे नंबर का है, भारत तीसरे नंबर का है, इन्होंने स्पष्ट किया है कि रूसी तेल को खरीदते रहेंगे जब तक कि वो आ सकता है। दिक्कत जो आ सकती है वो आ सकती है कि टैंकर मिलने में, क्योंकि भारत का 90% जो तेल हम आयात करते हैं विदेशी टैंकरों से करते हैं और वो ज्यादातर टैंकर जो है वो पश्चिम के रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जो कुछ अभी इधर भारत ने थोड़ा एक कदम उठाया है कि जो इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार है बॉम्बे के अंदर, उसने अपनी दुबई के माध्यम से कुछ रूस के जो टैंकर्स हैं उनको रजिस्टर किया है, जिससे कि वो जो सैंक्शन से बाहर हो सके। तो अर्थात यह है कि वो रूस के शिप हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार के उसमें, लेकिन वो दुबई वाया दुबई की उनकी सब्सिडी के थ्रू हो रहे हैं। मतलब ये कि उससे सैंक्शन से बचा जा सकेगा। अब देखना ये क्या है कि उसके खिलाफ भी अगर पश्चिम के देश जाते हैं वो एक अलग बात होगी। पूरा प्रयास चल रहा है। इंश्योरेंस का जो रशियन रीएश्योरेंस कंपनी है उन्होंने उसका एक्सटेंड कर दिया, वो उसको इंश्योर कर रहे हैं। इंडिया की कंपनी अपनी तरफ से कर रही हैं, लेकिन देखना होगा क्या इसको भी ये जो पश्चिम के देश है इस पर भी आपत्ति उठाते हैं, इसको भी भेजने की कोशिश करते हैं, ये देखना होगा। जहां तक बात प्राइस कैप की है, जो भारत में भारत जो तेल आयात कर रहा है उसकी जो कीमत है वो प्राइस कैप से अभी थोड़ा लगभग बराबर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है वो चिंता का विषय नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरत होती है तो भारतीय कंपनी रूस से और डिस्काउंट मांग सकती है, मतलब $2 $3 का, और जिससे कि जो रूस से जो तेल आयात होता है वो प्राइस कैप के नीचे रहे। क्लियरली काफी कुछ यहाँ पर आने वाले समय में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक और चीज नरेंद्र जी, और वो है रशिया यहाँ पर कैसे रिटेलिएट करेगा। एज ऑफ नाउ अगर रशियन यूरल्स $66-67 के आसपास हैं, प्राइस कैप 60 के आसपास है, इंडिया उसके आसपास ही यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है, आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा रिएक्शन रशिया से एक्सपेक्टेड है, या फिर करंट प्राइस लेवल्स जो हैं वो उन्हें सूट करते हैं? नहीं, अभी तो देखिए रूस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत या चीन जैसे जो बड़े आयातक हैं वो बरकरार रहें, जिससे उन्होंने वो तेल का जो है निर्यात कर सकें और उनको पैसा मिलता रहे। रूस ने तेल का उत्पादन ओपेक ने घटाया 7.5 लाख बैरल, लेकिन रूस ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है।
इस उम्मीद से बढ़ाया है कि उनके तेल जो है वो भारत और चीन और अन्य देश जो है ज्यादा बड़ी मात्रा में लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय भारत जो है वो अगर जो है शिपिंग की में दिक्कत नहीं आती है, जो आ सकती है, रूस के बाद बहुत टैंकर अपने नहीं है, भारत के पास भी अपने टैंकर ज्यादा नहीं है, 90% विदेशी टैंकर हम लेकर के आते हैं। वहां अगर दिक्कत नहीं आती है तो मुझे लगता है ये सब चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भारत जो है वो तेल खरीदता रहेगा और चीन भी खरीदता रहेगा। यूरोपियन यूनियन को कूटनीति चैनल से समझा दिया गया है, अमेरिका को भी समझा दिया गया है। संकेत ये है कि अमेरिका भारत की बात को समझ रहा है और यूरोप भी लगभग उसी रास्ते पे है कि वो समझेगा क्यों भारत के लिए आवश्यक है कि रूसी तेल आता रहे। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल कच्चे तेल पे, और वो है सर्दियों को लेकर, जहां पर हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तो जो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि गैस प्राइसेस में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है? एक ये, और सेकंड पार्ट मेरा क्वेश्चन का ये है कि अब आपको क्या लगता है कि प्राइसेस अगर ये सब कुछ फैक्टर इन कर चुके हैं तो अब यहाँ पर एक नियर टर्म रेंज आपको क्या लगती है? देखिए, मुझे अभी प्राइसेस को लेके मुझे नहीं लगता हमको चिंतित होना चाहिए। जो मुश्किल आएगी वो गैस में आएगी और वो आएगी फरवरी के महीने में, क्योंकि तेल तो आप कहीं से भी ला सकते हैं, गैस को लाना इतना आसान नहीं होता है। तो एक तो गैस की कीमतें बढ़ेंगी और दूसरी बात यह है कि कुल सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है, खासतौर से यूरोप के लिए। जहां तक कीमत का प्रश्न है, अभी कीमत दबाव में रहने वाली है। ओपेक की कोशिश है कीमत को वापस $100 पे लेके जाए। रूस की भी कोशिश है कि जो भारत चीन को छोड़ के बाकी जगह वो थोड़ा अच्छे नफे पे बेच पाए। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कीमत जो है वो $80 के आसपास ही फिलहाल घूमने वाली है। कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि 80 से नीचे 75 भी पहुंच जाए, 72 भी पहुंच जाए, थोड़े समय के लिए। ये शॉर्ट टर्म सब कुछ होगा जब तक कड़ा जाड़ा जब यूरोप में शुरू नहीं होता। और इधर कड़ा जाड़ा पड़ता है तो डीजल की डिमांड कितनी बढ़ती है और वो डीजल कहाँ से आता है, वो एक चिंता का विषय होने वाला है। गैस की कीमतें ऊपर जाएंगी और डीजल की कीमत, इस पर नजर रखनी होगी, ये ऊपर जा सकती है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं और आपका क्या व्यू रहेगा इस साल के अंत तक? अब आप कच्चे तेल और गैस की क्या प्राइस रेंज बनती हुई देखते हैं? जी, जो एमसी फर्स्ट आई ब्रीफ ऑन गैस, जो एमसीएक्स पे गैस ट्रेड हो रहा है दैट इज यूएस हेनरी अप कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे नहीं लग रहा है, जो हिसाब से यूएस में विंटर सीजन अभी तक माइल्ड रहा है, तो नेचुरल गैस यूएस में प्राइस बढ़ने की चांसेस नियर टर्म में बहुत कम नजर आ रहे हैं। फेब्रुआरी के बाद, अभी जनवरी में, दिसंबर एंड में फिर से ठंड ज्यादा पड़ती है, देन प्राइसेस बढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत लंबी तेजी होने वाली है नियर टर्म में। आई एग्री विद तनेजा जी, आफ्टरवर्ड्स जैसे फेब्रुआरी ऑनवर्ड्स इट विल बी इंटरेस्टिंग, बट फिलहाल जब तक वेदर माइल्ड है तब तक मंदी का माहौल बनेगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट क्रूड ऑयल। सो नाउ दिस इज एन ईगो इश्यू फॉर रशिया मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर आप उनके ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा रहे हो, मैं कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहा हूं और उसका प्राइस मैं तय नहीं कर पा रहा हूं, ये बहुत बड़ा ईगो इश्यू है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं रशिया आने वाले दिनों में प्रोडक्शन कट अनाउंस करेगा, या जो भी बायर्स ये प्राइस कैप के अंदर आते हैं उनको वो तेल देना कम कर देगा या बंद कर देगा। ऐसा कुछ ना कुछ रिटेलिएशन मूव रशिया की ओर से एक्सपेक्टेड है। सो बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आ रही है मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स पे ये मैक्सिमम आपको 6400 6350 तक के लेवल दिखा सकता है। आज के दिन के लिए तो मुझे नीचे ही लग रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड डिक्लाइन में कोई भी रशिया का स्टेटमेंट आता है कि मैं ऑयल का वो लोग ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देंगे, वो टाइम पे ऑयल में एक बड़ा स्पाइक आता हुआ देखने मिलेगा। सो ओवरऑल 100-150 रुपए की गिरावट एमसीएक्स पे आ सकती है, बहुत ज्यादा मंदी मुझे नजर नहीं आ रही है। ऑलराइट, तो ये एक और व्यू है यहाँ पर कि गैस में हल्की सी गिरावट, कच्चे तेल में तेजी रह सकती है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विंटर्स के लिहाज से ये चीजें यहाँ पर चेंज भी होती जाएंगी। जतिन, आपकी क्या रेंजेस हैं? मनीषा, देखिए क्रूड ऑयल के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट जो अभी जो ट्रेड लेंगे, मुझे लग रहा है बाइंग का जो रुझान है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से क्रूड के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई है, जहाँ पर रूस की तरफ से जो है वो डेफिनेटली एक्शन जो है देखने मिल सकता है आगे चलते हुए। साथ ही साथ में जो विंटर सेशन की जो डिमांड निकल के आएगी आगे चलते हुए, ये भी थोड़ी बहुत सपोर्ट करेगी क्रूड ऑयल को, मुझे लग रहा है। सो 6400 से लेके 6300 ये जो है वो एक रेंज है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन प्लेस्ड है। ब्रेंट के अंदर 84-83 का सपोर्ट है। WTI के अंदर देखें तो 79 और 78 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हायर साइड में नाइमेक्स WTI जब तक 84 के आसपास नहीं आता तब तक कोई बड़ी रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रही है नाइमेक्स के अंदर। और साथ ही साथ एमसीएक्स पर मैं देखने जाऊँ तो 6800 से लेके 7000 ये एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिले। सो बाइंग का मोमेंटम यहाँ पर ज्यादा फेवरेबल रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी और फंडामेंटल्स के हिसाब से भी।
हाई साइड में जब तक 6800 के लेवल्स टच नहीं करता तब तक बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। और लोअर लेवल्स पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा इस हफ्ते वो रहेगा 6480 का। जब तक 6480 के ऊपर है तब तक बाइंग जो है मोमेंटम जारी रखें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें। और 6900 के आसपास या 6800 के आसपास जैसे प्राइसेस मिलना शुरू होते हैं वहां से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जो देखने मिल सकती है। सो पॉजिटिव व्यू पॉइंट है मेरा इस हफ्ते के लिए क्रूड ऑयल में। ओके तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर कच्चे तेल में जारी रह सकता है। एज ऑफ नॉट शॉर्ट की स्थिति यहाँ पर नहीं है और क्लियरली जैसे कहा गया कि रशिया यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, रिटेलिएट करता है, किस तरह की स्टेटमेंट्स वहाँ से निकल के आती हैं सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से, उसका इम्पैक्ट भी हम यहाँ पर कच्चे तेल में आता हुआ देखेंगे। नरेंद्र तनेजा जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कच्चे तेल पर वो 360 डिग्री व्यू के लिए भी, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर मेटल्स पे डालेंगे, प्रेशियस मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी। हमारे साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी चिंतन हरिया भी जुड़ेंगे। नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। लेकिन आज पूरा फोकस यहाँ पर चांदी में रहेगा क्योंकि अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार, और इस साल में चांदी बहुत बड़े नेगेटिव के साथ अब यहाँ पर पॉजिटिव में टर्न होती हुई नजर आई है। बड़े गेन्स हैं, $23 के स्तर यहाँ पर निकल चुके हैं और 65,800 के स्तर पर अब यहाँ पर चांदी। चिंतन आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और आप चांदी को लेकर काफी वोकल भी रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखने के लिए, एक तो ये कि खरीदारी अच्छी खासी है, स्पेकुलेटर्स ने यहाँ पर फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं, भारत में रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हम बनता हुआ देख रहे हैं, और इस साल में जो चांदी के ETF का जो इनिशिएशन या इंट्रोडक्शन भारतीय बाजारों में हुआ उसका इन्वेस्टर्स ने फायदा भी उठाया है। ओवरऑल इंडिया में चाइना सिल्वर जो ट्रेड है उसे आप कैसे देख रहे हैं? तो बिल्कुल, अगर हम जैसे कि आपने कहा, इन भारत में पहले सिल्वर ETF नहीं थे। जनवरी 2022 में हम सिल्वर ETF लाए तो काफी निवेशकों ने उसका फायदा भी उठाया। जरूर पहले 6 महीने चांदी वीक थी क्योंकि विश्व में और भारत में चांदी जो है वो आजकल प्रेशियस मेटल कम और इंडस्ट्रियल मेटल की तरह ज्यादा बिहेव करती है। और अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें तो चांदी की सप्लाई ओवरनाइट इंक्रीज नहीं होती, पर पिछले 4-5 सालों में जो डिमांड है चांदी का वो काफी बढ़ रहा है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलार पावर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाई एंड स्विचेस, इन सभी में चांदी की जो खपत है वो बढ़ रही है। अगर हम 2022 की बात करें तो जो चांदी की जो सप्लाई है वो करीबन 100 करोड़ आउंस के आसपास रही है। एक आउंस जो होता है वो 28 ग्राम के आसपास होता है। और जो डिमांड है वो पहली बार पिछले 8-9 सालों में सप्लाई से ज्यादा हुई है। तो डिमांड 120 करोड़ आउंस और सप्लाई 100 करोड़ आउंस। 3 साल पहले जब चांदी के दाम बहुत कम थे तभी डिमांड 85 to 90 करोड़ 90 करोड़ के आसपास थी और सप्लाई 100 करोड़। तो चांदी भी डिमांड सप्लाई पे ही चल रहा है और हमारा ऐसा मानना है कि ये साल जो 15 से 20% ग्रोथ देखी गई है चांदी की डिमांड में वो कंटिन्यू हो सकती है। और चाइना में ओपनिंग अप ट्रेड के बाद, क्योंकि चाइना 40 से 50% है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का, तो चांदी की डिमांड और इम्प्रूव हो सकती है और निवेशकों का 5 से 10% हिस्सा वो चांदी में निवेश करे ETF के द्वारा तो उनको उसका फायदा मिल सकता है। चिंतन, क्लियरली अभी तक लोग सिर्फ सोने को एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो देखते थे। जैसे आपने कहा चांदी नीड्स और डिजर्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, और 5 से 10% हिस्सा आप चांदी को दे सकते हैं। जिस तरह का उछाल और मेटल्स को चांदी यहाँ पर फॉलो करती है। जैसे आपने कहा 15 से 20% डिमांड ग्रोथ यहाँ पर इस साल में जरूर देखने को मिली है, लेकिन ETF आई एम श्योर बहुत बैक डेटा यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ भी देखें तो किस तरह का इंटरेस्ट यहाँ रहा है? पिछले 10 महीने हो चुके हैं अभी सिल्वर ETF को, और पिछले 1.5-2 महीने से हम जैसे कि आपने कहा हम कह भी रहे लोगों को कि 5 से 10% हिस्सा आपके पास होना चाहिए चांदी में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भारतीय मार्केट से आज बहुत सस्ते हो गए थे और जिनको ग्लोबल इक्विटीज में नहीं निवेश करना डर है या फिर जानकारी नहीं है, चांदी एक अच्छा जरिया है ग्लोबल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का। तो उस हिसाब से भी पिछले 2-3 महीनों में हमने लोगों का रुझान चांदी की तरफ बढ़ते हुए दिखा है और उसका रिफ्लेक्शन हमारे ETF में भी देखा गया है। ETF एसेट्स जो हमारे हैं वो 500-550 करोड़ से ज्यादा अभी हो चुके हैं और स्टेडी फ्लो ETF में आ रहा है चांदी, ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF और फंड ऑफ फंड दोनों के द्वारा। चिंतन, आपने AUMs आपने क्या कहा, टोटल अभी कहाँ स्टैंड करते हैं? 550 करोड़ 550 करोड़ हमारा AUM है और इंडस्ट्री का AUM शायद 1200 से 1300 करोड़। ओके
जैसे आपने कहा 2021 में एक बहुत बड़ा डेफिसिट देखने को मिला है चांदी की अवेलेबिलिटी में, और अगर सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखी जाए तो माना यह जा रहा है कि इस साल का जो डेफिसिट है वो शायद 30 साल का सबसे बड़ा हो सकता है। तो क्या प्रोजेक्शंस हैं फिर आने वाले साल के लिए? प्रोजेक्शंस का पता नहीं, पर अगर जो डिमांड है वो कंसिस्टेंट रही, क्योंकि चांदी के एप्लीकेशंस न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर में बढ़ रहे हैं, और ये तीनों में हम ग्रोथ देख रहे हैं। जो हाई एंड स्विचेस है उसमें भी चांदी, सो चांदी के एप्लीकेशंस हमेशा से अच्छे रहे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि चांदी की डिमांड जैसे जैसे विश्व में इकोनॉमी में ग्लोबल ग्रोथ बढ़ती है, चांदी की डिमांड बढ़ जाएगी। और सप्लाई करीबन, मैं पिछले 10 साल की डेटा देख रहा था, वो 100 करोड़ आउंस के आसपास ही रहती है। तो सप्लाई स्टेडी है, डिमांड बढ़ रहा है। ये साल जैसे कि आपने कहा, जो सप्लाई डिमांड डेफिसिट है, यानी कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड, डिमांड 20% ज्यादा है सप्लाई से। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है तो चांदी के लिए एक अच्छा डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि ओवरनाइट ना चांदी ना गोल्ड, सोना और चांदी का ओवरनाइट प्रोडक्शन बढ़ाना डिफिकल्ट है। और हमें ऐसा मानना है कि अगले 2-3 सालों में अगर ग्लोबल ओपनिंग अप ट्रेड होता है तो चांदी की डिमांड सप्लाई में ये जो डेफिसिट है वो शायद जारी रहेगी। ऑलराइट, कुणाल के पास जाना चाहेंगे क्योंकि कुणाल की वो कहते हैं ना गूंज कुणाल चांदी 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 कुणाल कहते रहते हैं। $17 का लो बनाने के बाद 23 के ऊपर के लेवल्स और भी पॉजिटिव मूव्स यहाँ से। आप आउटलुक कैसे देखते हैं कुणाल? Yeah, so in line with what Chintan said, it is definitely very bullish, or we have been reiterating that from Diwali Muhurat till now. So 8 महीने में even I was not expecting it will move up so fast. 30% on COMEX, almost 30% on COMEX. 25 to 30% upside is humongous. So from here, still I continue to remain very bullish. और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से $25 should be the level where it should halt for the time being. कमोडिटी में शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता है, सो जहाँ पे सप्लाई ग्रोथ म्यूटेड है और डिमांड बढ़ रही है, तो देयर इज नो रीजन व्हाई दिस कमोडिटी शुड नॉट गो अप। सो टू क्वांटिफाई कितना ऊपर जाएगा और इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई बिलीव, जैसे हमने पहले भी बात किया था, मुझे इंडियन पर्सपेक्टिव से 80,000 के रेट सिल्वर नजर आ रहा है in 2023. So but it has moved up too fast. I was not expecting this much fast rally. मुझे लग रहा है अभी भी कोई भी डिप आती है बाय कीजिए। फंडामेंटल गोल्ड और सिल्वर के बहुत बुलिश है। डॉलर पीक आउट हो गया है मैक्रो फ्रंट पे। डिमांड सप्लाई साइड से सप्लाई ग्रोथ म्यूटेड है, डिमांड बढ़ रही है। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज की तारीख में फिर से कोई भी क्राइसिस आएगी और उसके कारण गोल्ड बढ़ता है या जियोपॉलिटिकल, तो सिल्वर को भी बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रॉम ऑल फ्रंट सिल्वर लुक प्रीटी अट्रैक्टिव। और 2023 में 80,000 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। ऑलराइट, जाने से पहले जतिन आपसे मेटल्स पे एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि चांदी को सोने से सपोर्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन जिस तरह का रनअप हमने मेटल्स में आते हुए देखा है, क्लियर सपोर्ट वहां से भी है। आपकी एक टॉप ट्रेडिंग फेवरेट पिक वहां पर क्या रहेगी? हमेशा कॉपर में ही रहेगा। जिस तरह से मोमेंटम पॉजिटिव है बेस मेटल्स के अंदर, कॉपर में ही जाना चाहूंगा मैं। लीड कर रहा है पैक को, यहाँ पर मोमेंटम अभी भी और कंटिन्यू रहना चाहिए इस हफ्ते कॉपर के अंदर। जब तक 690 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कॉपर M6 दिसंबर वायदा, तब तक मेरे लिए पॉजिटिव है। काउंटर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखें। 698 697 के लेवल्स मिल जाते हैं, फिर भी बाइंग का ही रुझान रखें। करंट मार्केट प्राइस से इंटरडे जरूर बाय करके चल सकते हैं 695 के स्टॉप लॉस के साथ में। हायर साइड में 710 712 ये जो है वो इंटरडे टारगेट्स के हिसाब से बाइंग की सलाह दूंगा मैं कॉपर के अंदर। और वीकली बेसिस पे जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए 715 से लेकर 718 का टारगेट रहेगा। और जैसे मैंने बताया 690 के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है काउंटर, तब तक मेरे लिए ओवरऑल बुलिश है इस हफ्ते के लिए कॉपर के अंदर। जी हाँ, 4 महीने के करीब के यहाँ पर कारोबार कॉपर में पिछले हफ्ते 6% की तेजी देखने को मिली थी और खरीदारी की राय यहाँ से भी आती हुई। क्लियरली एक बुलिश दिन यहाँ पर कमोडिटीज के लिए, जहाँ पर हर जगह तेजी है और यहाँ से भी खरीदारी की ही राह है। बहुत शुक्रिया चिंतन, कुणाल, जतिन, आप सबका साथ में जुड़ने के लिए और वो पूरा ही सब्जेक्ट हमारे व्यूअर्स के लिए आसान बनाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इक्विटी के बाजार पर पूरी नजर डालेंगे।